दोस्तों मैं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका ने गजा सीज फायर के लिए ब्रिज प्रपोजल किया पेश। ना मानने पर हमास के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी एनवॉय विटकॉफ ने दी हमास को सीधी धमकी, कहा तुम्हारे पास वक्त बेहद कम। हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से किया इनकार। लेबनीज आर्मी से कहा तुम्हारे पास हथियार हैं, झुनझुना नहीं। इसराइल के खिलाफ कब लोगे एक्शन। इराकी प्राइम मिनिस्टर ने किया बहुत बड़ा दावा, इराक और सीरिया में मारे गए आईएसआईएस के चीफ। सीरिया को गैस भेजेगा कतर, सुधरेंगे बिजली सप्लाई के हालात। 40 साल की दुश्मनी भुलाकर करीब आ रहे अजरबैजान और आर्मेनिया, यूरोप ने किया खैर मकदम। और पाकिस्तान ने भारत को बताया ट्रेन हाईजैक का मास्टरमाइंड, कहा अफगानिस्तान में बैठे थे हैंडलर्स। सवाल खैर, सबसे पहले बात गजा की। अमेरिका ने गजा सीज फायर को लंबा करने के लिए ब्रिज प्रपोजल पेश किया है। ब्रिज, आप कहेंगे ब्रिज का मतलब तो पुल होता है, तो हम कहेंगे कि हमेशा की तरह आपको बताएंगे ना। रुकिए, अमेरिका ने एक नया ब्रिज प्रपोजल पेश किया है जिसका मकसद रमजान और पास ओवर के बाद भी गजा सीज फायर को बरकरार रखना है। पास ओवर यहूदियों का त्योहार होता है। यह प्रपोजल कतर के दोहा में यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर एरिक ट्रेगर ने हमास के सामने रखा है। अब इस प्रपोजल की बारीकी, इसके मतलब, इसके असर और इसके नतीजों पर बारी बारी करके गौर डालते हैं। इस प्रपोजल का मतलब क्या है और ब्रिज प्रपोजल क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ये प्रपोजल एक टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में बदलने का एक स्टेप है, एक कदम। हमास को कहा गया है कि अगर वो जिंदा होस्टेजेस को रिलीज करेगा तो जवाब में इजरायली कैदियों की रिलीज का फॉर्मूला तय किया जाएगा, या इजरायली जेलों से फलस्तीनी कैदियों की भी रिलीज का फॉर्मूला तय किया जाएगा। स्पेशल टारगेट क्या है? स्पेशल टारगेट है ड्यूअल यूएस इजरायली सिटीजनशिप वाला बंदा ईदान अलेक्जेंडर, जो हमास के कब्जे में है। उसकी फौरन रिहाई का प्रेशर डाला गया है हमास के ऊपर। यूएस की स्ट्रेटजी क्या है? अमेरिका की, अमेरिका का यह प्लान 2 लेवल पर काम करता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर पहला, कतर और इजिप्ट के जरिए हमास को प्रेशर में लाना, यह लेवल है। लेवल 2 मिलिट्री लेवल। ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि अगर हमास ने होस्टेजेस को रिलीज नहीं किया तो सीवियर प्राइस यानी कि मिलिट्री एक्शन का खतरा है। सीवियर प्राइस यानी कि भारी कीमत हमास को चुकानी होगी। यह प्रपोजल बेसिकली एक मिडिल ग्राउंड है जिसमें अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि हमास को अब एक्शन लेना ही होगा, यानी फैसला करना ही होगा कि होस्टेजेस रिलीज करने हैं या अमेरिकी फौज का मुकाबला करना है। इस ब्रिज प्रपोजल के जरिए जो दूसरी बात अमेरिका ने क्लियर की है वो ये कि वॉर को, जंग को परमानेंटली खत्म करने के लिए यह एक पहला कदम होगा। आप थोड़ा झुकिए, हम इन्हें झुकाएं। यह कहा गया है। हमास के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस सवाल के जवाब अब समझिए। हमास के लिए होस्टेजेस को रिलीज करना एक बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि होस्टेजेस हमास के लिए नेगोशिएशन के कार्ड्स हैं, यानी कि तुरुप का इक्का है। अगर हमास होस्टेजेस को रिहा करता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर, उसके मोल भाव की पावर कम हो जाएगी, यानी फिर वो मजबूत शर्तें नहीं रख पाएगा। उसे हल्के में ही अमेरिका और इजराइल की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। ओवरऑल हमास के फाइटर्स और सपोर्टर्स के लिए यह एक वीकनेस के तौर पर देखा जाएगा। अमेरिका ने हमास से कहा है कि इस प्रपोजल पर फैसले के लिए फौरन फैसला लेना होगा, यानी वक्त कम है। इजराइल का रुख क्या हो सकता है, इस पर समझिए जरा। अगर हमास ने सभी होस्टेजेस को रिलीज कर दिया तो यह इजराइल के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत हो सकती है, लेकिन अगर हमास ने मना कर दिया तो ट्रंप ने सीवियर प्राइस वाले जुमले के जरिए मिलिट्री एक्शन का इशारा तो दे ही दिया है, जो गजा में एक नए मिलिट्री फेज को शुरू कर सकता है। इजराइल के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर सीज फायर लंबा होता है तो हमास को रीग्रुप करने का वक्त मिल जाएगा, यानी कि हमास फिर से हथियार और बाकी साजो सामान और नए लड़ाके जमा कर लेगा। इस्राइल के लिए मुश्किल का सबब है। यह इस्राइल के लिए सिक्योरिटी का खतरा बन सकता है। इस्राइल में इस बात की चर्चा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है?
اگر حماس پروپوزل کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو امریکن اسرائیلی ملٹری ایکشن کا سٹرونگ رسپانس آ سکتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی بھی فوج مل جائے گی، دونوں کی فوج مل کر غزہ پر حملہ بول سکتی ہیں، جس سے کئی گنا تباہی مچ سکتی ہے۔ اگر حماس ہوسٹیجز کو ریلیز کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، تو یہ سیز فائر کو پرماننٹ بنانے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے، جیسا وٹکوف نے بھی کہا۔ یہ سچویشن اب حماس کے رسپانس پر، حماس کے ہی جواب پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کیا وہ ہوسٹیجز کو ریلیز کر کے سیز فائر کو آگے کھینچے گا یا نہیں؟ دیکھتے ہیں، جو دیکھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلی خبر تفصیل سے دے دی، اب سب خبریں شارٹ میں۔ امریکہ نے اپنی بات ماننے کے لیے حماس کو مہلت نہیں بلکہ سیدھی وارننگ دی ہے۔ یو ایس کے انوائے وٹکوف نے بیان دیا ہے کہ حماس کے پاس وقت کم ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائن میں، امریکہ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف نے غزہ سیز فائر کو رمضان اور پاس اوور کے بعد تک بڑھانے کے لیے ایک برج پلان کا تذکرہ کیا۔ یہ ہم آپ کو بتا چکے۔ حماس کی ڈیمانڈ کو غیر عملی قرار دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ وٹکوف نے کہا کہ حماس نے ایک امریکن اسرائیلی کیپٹیو کو رہا کرنے کے معاملے پر جو شرطیں رکھی ہیں وہ ناقابل عمل ہیں، نہیں مان سکتے۔ وٹکوف نے سختی سے کہا کہ حماس یہ غلط سمجھ رہا ہے کہ وقت اس کے حق میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کے پاس وقت ہے ہی نہیں، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ آپ ان دھمکیوں کو ذرا باریکیوں کو، ایک ایک لفظ کی باریکی کو سمجھیے۔ جو پالیٹکس میں ایک ایک لفظ کے بڑے معنی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر حماس نے ڈیڈ لائن کے بعد کیپٹیوز کو، ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا تو ٹرمپ نے پہلے ہی دھمکی دے رکھی ہے کہ حماس کو اس کے لیے بڑی قیمت چکانی ہوگی یا بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ غزہ کے بعد سیدھے آپ کو لبنان لیے چلتے ہیں، جہاں حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ڈسارم نہیں کریں گے اپنے آپ کو۔ If Israel still occupies southern Lebanon، اگر وہ اسرائیل ساؤتھ لیبنان پر اپنا قبضہ برقرار رکھتا ہے اور روز سیز فائر کا وائلیشن کر کے بمباری کرتا ہے لیبنانی علاقوں پر، تو حزب اللہ ہتھیار نہیں ڈالے گا، یہ کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ اپنی لیبنانی حکومت اور لیبنانی فوج سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ یہ محمد داموش ہیں، سینئر حزب اللہ آفیشل ہیں، انہوں نے کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور انہوں نے جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران کہا کہ 5 اسٹریٹجک ہل ٹاپس جو ہیں جن پر اسرائیلی فوج اب بھی ہے لیبنان میں، وہاں ڈیلی وائلیشن ہوتا ہے سیز فائر کا۔ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ لیبنان پر یہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو نارملائز کرنے کا ایک پریشر ہے، روز فائرنگ کرنا۔ محمد داموش نے کہا کہ اب اسٹیٹ کے پاس، اب لیبنانی حکومت کے پاس بارڈر اور باقی جگہ کا کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کے خلاف لیبنان کی نئی گورنمنٹ کوئی فیصلہ کیوں نہیں لیتی؟ فوج ان کے پاس ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، پھر یہ روز وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ کو پیچھے سے بیک حاصل ہے، آپ کے پاس ویپنز ہیں۔ What have you done to face daily Israeli violations and aggressions؟ آپ روز روز اسرائیلی وائلیشن اور ایگریشن کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہاتھ میں جھنجھنے نہیں ہیں، ہتھیار ہیں، چلاؤ جواب دو ہتھیاروں سے ہتھیار کا۔ یہ مطالبہ حزب اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سر۔ سیریا، عراق کے پرائم منسٹر جو شیعہ السوڈانی، انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہیڈ آف ISIS، اسلامک اسٹیٹ کے نام سے جو آتنکوادی سنگٹھن ہے، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہ وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ جو آرگنائزیشن ہے دہشت گردی کی، جس نے پیدا کی، جس نے فنڈ کی، جس نے ٹرینڈ کیا، یو نو ویری ویل، اس کے جو عراق اور سیریا میں ہیڈ ہیں وہ دونوں مارے گئے ہیں۔ اور یہ جمعرات کی رات کو آپریشن ہوا، جمعے کو اس کی کنفرمیشن ہوئی، اور ہمارے پاس خبر سنیچر میں آ رہی ہے۔ جمعرات کی رات یہ آئسس کے ہیڈ مارے گئے۔ عراق میں مارا گیا ہے اس کا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جمعے کو، اور سیریا میں بھی مارا گیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے۔ اور جو بندہ مارا، محمد شیعہ السوڈانی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو الرفائی تھا، اس کی ڈیتھ کی کنفرمیشن جمعے کو ہوئی ہے، اور اس کا یہ ڈپٹی خلیفہ کہلا۔ بتاؤ، یہ لوگ اپنے آپ کو خلیفہ ولیفہ سب بولنے لگے ہیں، شیطان کی اولادیں ہیں، لوگوں کا بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔ یہ آتنکوادی، یہ ٹیررسٹ ISIS کے۔ ابو خدیجہ اس کا نام تھا، ویسے اس کا عبداللہ ماکی موصلے الرفائی بھی تھا۔ ارے ایسے لگ رہا ہے گالیاں دے دی۔ خیر، یہ مارا گیا ہے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ خیر، عراق اور سیریا کے بیچ، بغداد اور ڈیمسکس کے بیچ یہ چل رہا ہے۔
अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। कॉपरेशन काउंसिल एक बन गई है और कहा गया है कि हम जल्द ही ISIS और अलकायदा से भी मिलने के लिए प्लान तैयार करेंगे। बगदाद ईरान से करीब है रिश्तों में, यानी इराक और ईरान की आजकल दोस्ती है। ईरान और सीरिया में ठनी है, इराक और सीरिया मिल रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं लोग, सीरिया को कुछ कुछ कह देते हैं, लेकिन इराक भी तो जा रहा है, दोस्ती कर रहा है, कह रहे हैं हम मिलके वहां दहशतगर्दों से लड़ेंगे, जबकि उसी हुकूमत से कह रहे हैं जिसके सरबराह को कहा जाता है ये ISIS और अलकायदा का आदमी है, जबकि वो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जरा समझिए, असल में गद्दी पे बैठने के बाद ना सारे कैलकुलेशंस ही बदल जाते हैं। ये सारा खेल गद्दी और पावर का है। किसका दोस्त उसका दुश्मन, फिर दुश्मन से इसके दोस्त ने दोस्ती कर ली, ये चक्कर चल रहा है। समझ रहे हो ना ट्रायंगुलर, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अशरक अल अफसद की खबर क्या कहती है? कतर विल सेंड नेचुरल गैस टू सीरिया टू इंक्रीज इट्स मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। कहने को तो बड़ी हल्की सी खबर है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बूस्ट करने के लिए सीरिया की कतर जो है गैस भेजेगा। लेकिन मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा, मैं तो अब जुज आपके सामने रख रहा हूं। 2 घंटे सीरिया के लोगों को लाइट मिलती है, कतर की गैस मिलने से 2 से बढ़कर 4 हो जाएंगे। कतर में लोग सोलर पैनल लगाकर अपने घर में लाइट जलाते हैं या जनरेटर से, थोड़ा तेल सस्ता है। पावर पैदा नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हो रही है, या तो खरीदनी पड़ रही है या ऐसे अब कतर वगैरह। असल में 14 साल की जो सिविल वॉर रही उसमें बशर अल असद के जमाने में इतने सैंक्शंस लगे सीरिया पर, इतने सैंक्शंस लगे, जो बशर के जमाने में हो रहा था सीरिया में खेल पूरा, उसकी वजह से कहा जाता है जेनोसाइड चल रहा था। अब वो कभी आईसिस वाले कर रहे थे, कभी बशर पे इल्जाम थे। उस वक्त बड़े सैंक्शंस लगे। बशर के वालिद के जमाने में कभी नहीं लगे थे, बशर के जमाने में पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो खैर अब छोड़िए, उसमें नहीं जाते। तो उस सैंक्शन से अब उबर रहा है। उस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई सीरिया की। अब उसे हल्के हल्के ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। खैर, ईरान ने जो नई पाबंदियां हैं अमेरिका की तरफ से लगाई हुई ईरान पर, उसकी सख्त मजम्मत की है। और ईरान के ऊपर ही सख्त पाबंदियां नहीं लगी हैं, बल्कि ऑयल मिनिस्टर मोहसेन पाकनेजाद के ऊपर भी अमेरिका ने, ईरान के ऑयल मिनिस्टर, उन पर भी पाबंदियां लगाई हैं। इसको लेकर ये कहा गया है कि ये इल्लीगल है, हिपोक्रिटिकल है। ये ईरान की तरफ से यूएस की इन पाबंदियों को बताया गया है, यूएस के इस नज़रिए को बताया गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकी, उन्होंने जो है फ्राइडे को ये ऐलान किया, ये बयान दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से ईरान को अगर झुकाने की कोशिशें की जा रही है पाबंदियां, तो वही जान लें हमारे दुश्मन कि हम इस तरीके से झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम झुकने वाली मिट्टी से बने हुए नहीं हैं। आप अगर चाह रहे हैं आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दें, अपने मिसाइल प्रोग्राम रोक दें, आपकी बात माने, आप हंसें तो हम हंसें, आप रोएं तो रोएं, आप बैठें तो हम बैठें, नहीं, ऐसा नहीं होगा हुजूर। आपको हुजूर कहने वाले लोग नहीं हैं। ये बात कहेगी। सर बढ़ते हैं आगे। यूरोपियन लीडर्स ने 2 ममालिक की दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है, वल्लाह हबीबी अंत मियां मियां। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ममालिक की क्या हिस्ट्री आप जानते हैं। कुछ मुस्लिम डोमिनेंस है, कुछ ईसाई डोमिनेंस है, और कोई किसके करीब है, कोई किसके करीब है, किसी के पीछे कौन है, किसी के। इन दोनों की बड़ी लड़ाई 1980 से करीबन चल रही थी। पहले तो इनकी 1918 से 20 तक एक जंग हुई, फिर सोवियत ने इन्हें कब्जा लिया, फिर सोवियत के शिकंजे से निकले तो आपस में एक ज़मीन के लिए लड़ने लगे, क्योंकि एक बड़ा टुकड़ा अजरबैजान का रातों रात इधर चला गया। तो ये ज़मीन की लड़ाई जो थी 2023 में बड़ी मतलब गदर वाली हो गई थी। अब उसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो रही है, तो लोगों को लगता है कि कुछ स्टेबिलिटी आएगी इस पूरे इलाके में। और यूरोपियन काउंसिल ने इसका खैर मकदम किया है कि आप लोग अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। बड़ी शानदार बात है। पाकिस्तान ने जो ट्रेन हाईजैकिंग थी उसे लिंक कर दिया है, उसके पीछे जो पूरा गेम बताया है वो अफगानिस्तान के हैंडलर्स का बताया है, और बताया कि इसमें एक इंडियन मास्टरमाइंड था। अब ये इनका कहना है। तो दोनों ममालिक ने बड़ी सख्ती से इसे रद्द किया है। भारत ने तो कहा है कि आप अपने मामलात अंदर के देखो, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी से आपसे अपने फजीते झगड़े निपटाए नहीं जा रहे हैं, और जब नहीं निपटाए जाते तो आप अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फेंक देते हैं, फोड़ देते हैं। अरे भाई, आप अपने आप तो मजबूत हो जाओ, आप अपने लोगों की हिफाजत तो कर लो।
آپ اپنی جو تفرقے پھیلے ہوئے ہیں نا تو دور کر لو. آپ ہم پہ کیوں الزام ڈال رہے ہو؟ اور ہیں تو ثبوت دیجیے. افغانستان سے بھی آیا, کہا کہ ولا خوچے, تم کو معلوم, تم جانتے ہم تمہارے اس کام میں نہیں ہوتی, پیچھے نہیں تھے ہم, تو اپنا جھگڑا نپٹاؤ بھائی, کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ ہمارے یہاں ہینڈلر ہیں, بھارت میں ماسٹر مائنڈ ہیں, یہ سب چھوڑو. آپ بلوچستان کے لوگوں کے دل کی بات سنو. چلتے چلتے یہ ایک تصویر ہے مسجد الاقصیٰ کی, آپ دیکھ لیجئے. کل شام کا افطار ہے. اب شروعات میں نہیں تو چلتے چلتے ایک اچھی تصویر دکھا سکیں. پیلا گنبد گنبد صخرہ ہے, خضرا نہیں ہے. کل ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے, کچھ انہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی, خضرا مدینہ میں ہے. اور جو ہے آپ دیکھ لیجئے, شاندار نظارے ہیں, لوگ بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں اور بہت ہی دلکش نظارے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.